एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंस ऑस्कर को, जो कि अपने घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे रहते हैं। तभी उनका सबऑर्डिनेट लजार उनसे कहने लगता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए। ये सुनकर के प्रिंस कहते हैं वो इतनी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकल के आए हैं, तो आखिर वो वापस क्यों जाएंगे। ये सुनकर के लजार कहता है कि अगर उस विच ने आपके ऊपर एक दूसरा कर्ज कर दिया तो। ये सुन के ऑस्कर कहता है कि तब का तब देखा जाएगा। लजार फिर कहने लगता है कि उसे पता है कि ऑस्कर को कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर से कर्ज हटाने का कोई और तरीका भी होगा। तो ऑस्कर कहता है उसने 15 सालों में सारी चीजें ट्राई करके देख ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। और उसका प्लान है कि वो लोग सबसे पहले जा करके अज्यूर मून की विच को ढूंढेंगे और उससे पूछेंगे विच ऑफ साइलेंस के कर्ज को हटाने का तरीका। लेकिन अगर इससे बात नहीं बनती है तो फिर वो लोग जाएंगे विच ऑफ साइलेंस को ढूंढने के लिए जिसने उसे ये कर्ज दिया है, और आखिर में जा करके वो लोग सक्सेसफुल होंगे। वो लोग फिर अज्यूर मून के टावर के सामने आ जाते हैं। लजार अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा रहता है और कहता है विच ऑफ साइलेंस को 15 सालों में कहीं पे भी नहीं देखा गया है और विच ऑफ अज्यूर मून तक कोई भी उसके टावर को चढ़ के नहीं पहुंच पाया है। लेकिन ऑस्कर उसकी सारी की सारी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। लजार को अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा रहता है, क्योंकि अगर ऑस्कर को कुछ हो जाता है तो लजार वापस कासल कैसे जाएगा। ये सुन के ऑस्कर कहता है कि वो एक उदास चेहरा लेकर के जा सकता है। तो लजार कहता है कि उसे पता है ना कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ऑस्कर फिर टावर के दरवाजे को खोलता है और लजार उससे कह रहा रहता है संभल के आगे बढ़ने के लिए। फिर ऑस्कर कहता है कि इसकी एंट्रेंस बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि रिकॉर्ड में लिखा हुआ था। लजार कहता है कि अगर रिकॉर्ड सही भी है तो भी यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। ये सुनकर के ऑस्कर कहता है वो इन सारे चैलेंजेस को आखिर में ओवरकम करेगा और ऊपर तक पहुँचेगा, तभी जा कर के उसकी विश पूरी हो सकती है। फिर ऑस्कर कहता है लजार से यहीं रुकने के लिए, क्योंकि ऊपर काफ़ी खतरा हो सकता है। लेकिन लजार कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और उसके साथ ही उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो लोग जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं उन्हें दिखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे सांप हैं। ऑस्कर के ऊपर जब एक सांप हमला करता है तो वो देख के बताता है कि असल में इनके अंदर जहर ही नहीं है। आगे वो देखता है कि वहाँ पे एक मैथ का प्रॉब्लम है जो कि शायद फर्स्ट चैलेंज है, और ये मैथमेटिकल की थ्योरी को कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है, क्योंकि ये कई सौ साल पहले एक ईस्टर्न नेशन के अंदर आई थी और तब से इसको सभी लोग अनसॉल्वेबल कहते हैं। लेकिन 10 साल पहले ही उसने इसके जवाब को ढूंढ लिया था और वो बहुत ही आसानी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। प्रॉब्लम के सॉल्व होते ही सारे के सारे सांप गायब हो जाते हैं और फिर ऑस्कर कहता है कि अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आकर के विच से कहती है कि 2 चैलेंजर यहाँ पे आए हुए हैं। ये सुनकर के विच कहती है मेरे को तो लगा था कि वो सारे के सारे इस टावर को भूल ही गए हैं। तो फिर वो छोटी लड़की बताती है कि पिछले महीने जो चैलेंजर आए थे वो पहले ही टैबलेट की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाए और उनका टाइम खत्म हो गया था। लेकिन ये जो चैलेंजर्स हैं ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या विच उनके ऊपर नज़र रखेंगी। ये सुन कर के वो कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, उन्हें पहले ऊपर तक आने दो, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या करना है, लिटोला। फिर विच वहाँ पे आराम से लेट जाती है और सोचने लगती है कि वो लोग भले ही अभी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट गार्डियन बीस्ट को हरा नहीं पाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर ने उसे बहुत ही आराम से हरा दिया था और वो वहाँ के गार्डियन बीस्ट को देख करके कहता है कि इन्हें ज़रूर मैजिक की मदद से बनाया गया होगा। फिर वो एक फ्लोर के किनारे की ओर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि ये बिल्कुल नीचे तक जा रहा है और अगर कोई भी यहाँ पे गिरता है तो वो मर ही जाएगा। लजार ऑस्कर को रोकने लगता है ज़्यादा किनारे जाने से। तो फिर ऑस्कर कहता है लजार से कि अगर उसे इतना डर लग रहा है तो उसे नीचे ही रुकना चाहिए था। तो लजार कहता है कि वो उसे अकेले यहाँ पे मरने नहीं दे सकता। ऑस्कर कहता है वो मरने नहीं वाला है। फिर वो लजार से पूछता है कि आखिरी बार इस टावर के टॉप तक वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना। ये सुनकर के लजार उससे बताता है कि हाँ उन्होंने ये किया था 70 साल पहले और उनकी टीम के अंदर 10 लोग थे, लेकिन आखिर में जा कर के बस वही ऊपर तक पहुंच पाए थे। लजार फिर ऑस्कर से कहता है कि वो क्या सच में वापस नहीं जाएंगे। तो ऑस्कर कहता है कि अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम अकेले भी जा सकते हो। फिर वो एक नए डोर को खोलता है और वहाँ पे उसे कुछ डीमंस के स्टैचू दिखाई देते हैं, जिसको देख करके लजार कहता है कि ये सभी भी जल्दी ही जिंदा हो जाएंगे, उन्हें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन ऑस्कर कहता है उन्हें होने दो जिंदा। जिसके बाद वहाँ पे वो डीमन भी वापस से हिलना शुरू कर देते हैं और ऑस्कर के ऊपर हमला करते हैं। ऑस्कर उनसे लड़ना शुरू कर देता है
और उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा रहता है। लेटोला फिर आकर के बताती है अपनी मास्टर को कि चैलेंजर्स स्टैचू रूम तक पहुंच चुके हैं। ये सुन करके उसकी मास्टर पूछती हैं कि आखिर वो कितने लोग हैं। ये सुन करके लेटोला बताती है कि असल में वो सिर्फ 2 हैं और लड़ सिर्फ एक ही रहा है। जिसके बाद वो कहती है कि उसे लगता है कि वो लोग इस टावर को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर ने उन दोनों ही डीमंस को हरा दिया था, लेकिन उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लजार कहता है कि वो खुश है कि उसे चोट नहीं लगी। ये सुनकर के ऑस्कर कहता है कि अगर उन्होंने एक बार भी उसे हिट किया होता तो वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से वहाँ की ज़मीन टूटने लगती है और ऑस्कर और साथ ही साथ लजार अलग अलग हो जाते हैं। लजार की तरफ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा टूट रही रहती है और वो कभी भी नीचे गिर सकता रहता है। ऑस्कर उसे बचाने का सोचता है, लेकिन लजार उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे आगे जाना चाहिए। फिर लजार ऑस्कर से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसके बिना ही वापस जा रहा है, लेकिन वो फिर भी उस दिन का इंतज़ार करेगा जब वो किंग बनेगा। जिसके बाद वहाँ पे से लजार नीचे की ओर गिर जाता है और ये देख करके ऑस्कर भी वापस से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर आखिर में जा कर के उस टावर के टॉप के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ पे विच उसका स्वागत करती है और बताती है कि उसका नाम तिनाशा है। फिर वो ऑस्कर से कहती है बैठ करके चाय पीने के लिए। ऑस्कर कहता है कि तुम एक विच हो, देखने से तो नहीं लगता है। ये सुन करके तिनाशा कहती है कि एक विच के अपीयरेंस को क्वेश्चन करना बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है। ये सुन करके ऑस्कर कहता है कि वो माफ़ी चाहता है, लेकिन आखिर वो इतनी यंग कैसे है? क्या उसने मैजिक का इस्तेमाल किया है अपने अपीयरेंस को बदलने के लिए? क्योंकि उसने सुना है कि वो कई सौ सालों से जिंदा है, लेकिन उसके ऊपर एक भी झुर्रियाँ नहीं है। ये सुन करके तिनाशा बताती है कि वो लोग एक ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा जिंदा रहते हैं और असल में ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उनकी एज बढ़ती ही नहीं है। फिर ऑस्कर कहता है अब उसकी बारी है बात करने की। तो फिर तिनाशा कहती है कि तुम पहले हो जिसने इस पूरे के पूरे टावर को अकेले ही क्लाइंब किया है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है। ऑस्कर कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पहले नहीं बताया। फिर ऑस्कर उसे अपना पूरा नाम बताता है, ऑस्कर लियाथ इनक्रेटियोस लॉज फार्सस। आगे वो उसे ये भी बता देता है कि असल में वो यहाँ का क्राउन प्रिंस है। तिनाशा ये सुनकर के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम फार्सस फैमिली से हो? ऑस्कर फिर बताता है कि वो ग्रेट रिगियस का डिसेंडेंट है। ये सुनकर के तिनाशा कहती है कि हाँ तुम उसकी तरह दिखते हो, लेकिन उसका चेहरा और ज़्यादा काइंड हार्टेड था। ये सुनकर के ऑस्कर माफ़ी मांगता है कि उसका चेहरा थोड़ा हार्टलेस सा है। तिनाशा ये सुनकर के हंसने लगती है और कहती है कि तुम उससे काफ़ी अलग हो, क्योंकि वो काफ़ी सारी बच्चों वाली हरकतें भी करता था। ऑस्कर फिर पूछता है तिनाशा से कि क्या वो यहाँ पे अकेले रहती है? तो फिर तिनाशा बताती हैं कि वो यहाँ पे अपने फेमिलियर के साथ रहती है। वहाँ पे फिर लेटोला आकर के खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि उसका कंपेनियन नीचे सो रहा है उसके स्पेल की वजह से। ऑस्कर फिर बाकी के चैलेंजेस के बारे में पूछने लगता है तिनाशा से, जो कि कभी वापस नहीं जाते। क्या तिनाशा ने उन सभी को यहाँ पे गाड़ दिया है? ये सुनकर के तिनाशा कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसके टावर के अंदर ज़्यादा सारे कॉप्स रहें और इसीलिए वो ध्यान रखती है कि टावर के अंदर कोई भी ना मरे, क्योंकि उसे यहाँ पे रहना भी रहता है। तो फिर ऑस्कर बताता है कि नीचे जो स्टैचू है उनके एक ब्लो की वजह से भी कोई भी आराम से मर सकता है। तिनाशा उसे बताती है कि जैसे ही उनके ऊपर कोई खतरनाक हमला होने वाला रहता है, वैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं और वो सारे के सारे लोग जो कि फेल कर जाते हैं, उनकी मेमोरीज को वो थोड़ा सा चेंज कर देती हैं और उन्हें दूसरे कोनों में भेज देती हैं किंगडम के, जहाँ पे वो लोग एक नई लाइफ को जीते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर वही चैलेंजर्स आते हैं जिन्हें नाम कमाना रहता है या फिर खुद को साबित करना रहता है, तो उन्हें इस तरह की कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तभी लेटोला बताने लगती है कि मास्टर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और जो भी यहाँ पे अपनी मजबूरी की वजह से आता है, जैसे अपने बच्चों की डिजीज़ को ठीक कराने, तो फिर मास्टर उन्हें ऐसे ही ठीक कर देती हैं, चाहे वो फेल ही क्यों ना कर जाएं। तभी वहाँ पे तिनाशा लेटोला से कहने लगती हैं कि उसे ये सारी बातें ऑस्कर को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये सब इसीलिए करती है क्योंकि ये उसे पसंद है। उसने सुना है कि दूसरी विचेस काफ़ी ज़्यादा ही ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ह्यूमन की लाइफ के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर करना। ये सुनकर के ऑस्कर कहता है काश विच ऑफ साइलेंस भी ऐसा ही सोचती। ये सुनकर के तिनाशा कहती है कि क्या ये तुम्हारे यहाँ पे आने की वजह है? तो फिर ऑस्कर कहता है हाँ। फिर वो बताता है कि जिस रात उसकी मदर की डेथ हुई थी, उसी दिन विच ऑफ साइलेंस ने आ करके उसे और उसके फादर को कर्स दिया था कि उनका कोई भी हियर नहीं होगा और फार्सस ब्लड लाइन उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तिनाशा फिर पूछती है कि आखिर उसे ये कर्स मिला क्यों? तो फिर ऑस्कर कहता है कि उसके फादर को इसके बारे में बात करना बिल्कुल नहीं पसंद,
तो वो उनसे ये बात नहीं पूछ सकता। उसने काफ़ी कोशिश की इस कर्स को तोड़ने की। उसने इसके लिए काफ़ी सारी किताबों को पढ़ा और साथ ही साथ काफ़ी सारे रूइंस को एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया। तिनाशा फिर कहती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस कर्स को उठाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जिस चीज़ को मैजिक कहते हैं वो असल में कुछ रूल्स है जिन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना रहता है जो कि पहले से ही डिफाइंड रहते हैं। लेकिन कर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो लोग कैसा भी कर्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो अगर कास्ट करते टाइम ये नहीं डिफाइन किया गया कि आखिर उसे तोड़ना कैसे है, तो फिर उसे तोड़ना उसको कास्ट करने वाले के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसी चीज़ की वजह से जो कर्स रहते हैं वो इतने ताकतवर नहीं रहते हैं, वो डायरेक्टली किसी को मार नहीं सकते हैं, उन्हें किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। जिसको सुन करके ऑस्कर कहता है तो आखिर उसका कर्स इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तिनाशा बताती है कि उसका कर्स देखने से लगता है कि इस सभी चीज़ों से भी बहुत ही ज़्यादा अलग है। जिसके बाद वो उसके गाल के ऊपर अपना हाथ लगाती है और उसका कर्स दिखने लगता है। फिर वो आगे बताती है कि असल में ये एक ब्लेसिंग का हिस्सा है जो कि उसके ऊपर की गई है। फिर वो बताती है कि ब्लेसिंग और कर्स एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर रहते हैं और जो ब्लेसिंग रहती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो असल में विच ऑफ साइलेंस ने उसके ऊपर एक ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया है कर्स के तौर पे, जो कि उसके बेबी को बहुत ही ताकत के साथ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इस तरह की ताकत को एक आम लड़की संभाल नहीं सकती है और इस ब्लेसिंग को हटा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर 20 लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे से मिली हुई हैं। और जो विच ऑफ साइलेंस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ऑस्कर कहता है कि क्या वो इसे नहीं तोड़ सकती। तिनाशा कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम इतनी दूर तक आए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं दे सकती। फिर वो वहाँ पे से एक मैजिक टूल को निकालती है और कहती है कि यहाँ पे कम से कम 2 या 3 ऐसी लड़कियाँ तो ज़रूर होंगी जो कि इस तरह की ताकत को सह सकें, लेकिन अगर उनकी शादी हो गई होगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बूढ़ी होंगी तो फिर मैजिक से काम बन सकता है, और अगर वो कोई छोटी बच्ची हुई तो फिर वो उसे अपने हिसाब से बड़ा कर सकता है, क्योंकि रॉयल्टी में 20 साल का एज डिफरेंस भी होता है। तो उसे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए किसी न किसी को ढूंढ ही लेगी। ऑस्कर फिर उसे उसके नाम से बुलाता है, जो सुन करके वो थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती है आमतौर पे मुझे कोई भी मेरे नाम से नहीं बुलाता है। जिसके बाद ऑस्कर पूछता है कि क्या तुम विच ऑफ साइलेंस के मैजिक को सह सकती हो। तो तिनाशा कहती है हाँ, वो बहुत ही आराम से उसे सह सकती है। आगे ऑस्कर कहता है ये काफ़ी बेहतर होगा एक ऐसी लड़की को ढूंढने से जो कि शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो। फिर ऑस्कर कहता है कि वो चाहता है कि वो उसकी वाइफ बन जाए और उसके साथ टावर से बाहर रहने के लिए चले। तिनाशा ये सुन के कहती है कि आखिर तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद ऑस्कर पूछता है तिनाशा से कि क्या उसकी शादी हो चुकी है। तिनाशा कहती है नहीं। तो फिर ऑस्कर पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करती है। तो तिनाशा फिर से नहीं कहती है। ऑस्कर कहता है तुमने ही तो कहा था कि अगर वो बूढ़ी भी हुई तो मैजिक से काम बन सकता है। ये सुन के तिनाशा कहती है कि भले ही उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन उसे बूढ़ा कहलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऑस्कर कहता है कि उसे एज डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं है। तिनाशा कहती है नहीं, ये बात नहीं है, रॉयल काउंसिल कभी भी इस बात को नहीं मानेगी। तुम रॉयल फैमिली के अंदर एक विच को लाना चाहते हो। ये सुनकर के ऑस्कर कहता है उसे इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तिनाशा ये सुन के कहती है तुम बिल्कुल अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह हो, अगर मैंने उसकी विश को मान लिया होता तो आज मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर होती। ये सुनकर के ऑस्कर कहता है भले ही मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पीछे हट गए होंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। तिनाशा कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर ऑस्कर कहता है तुम यहाँ पे 70 सालों से हो, क्या तुम थोड़े टाइम के लिए भी बाहर नहीं चल सकती। तिनाशा कहती है कि अब वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली, उसे उसकी लिमिट का पता रहना चाहिए। और उसके बाद वो कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को इरेज कर देगी और उसे वापस भेज देगी कासल के अंदर। ये सुनकर के ऑस्कर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम आखिर ऐसा कह भी कैसे सकती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करती हो तो फिर मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, जिसे देख करके तिनाशा भी चौंक जाती है, क्योंकि वो रॉयल बेड अकाशिया रहती है जिसके ऊपर मैजिक का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। फिर वो ऑस्कर से पूछती है कि आखिर इस तरह की स्वॉर्ड उसके पास क्या कर रही है। तो फिर ऑस्कर कहता है पड़े रहने से अच्छा है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम इसके सामने नहीं जीत सकती। उसके बाद वो लोग वापस से बैठ करके बात करने लगते हैं और तिनाशा कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। ऑस्कर ये सुनकर के कहता है यही सेम चीज़ मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ।
आगे वो तिनाशा से कहता है कि वो 70 साल पहले फार्सिस कासल के अंदर थोड़े टाइम के लिए रहने आई थी। तिनाशा कहती है कि हाँ, वो वहाँ पे बस आधे साल के लिए आई थी और वो वहाँ पे ज़्यादातर गार्डनिंग वगैरह ही कर रही थी। ये सुन करके ऑस्कर कहता है कि क्या ये उसकी ग्रेट ग्रैंडफादर की विश थी, तो तिनाशा बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं था। फिर ऑस्कर तिनाशा से कहता है कि वो इस टावर को छोड़ करके बस 1 साल के लिए उसके साथ फार्सिस में रहने के लिए चले, यही उसकी रिक्वेस्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तिनाशा ने लिटोला को टावर की सारी जिम्मेदारियां दे दी थी। वहां बाहर बैठ करके लजार सोच रहा रहता है कि बस उन्हें गिव अप करके वापस जाना चाहिए। फिर ऑस्कर जा करके लजार को उठाता है। लजार को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया, जिसके बाद ऑस्कर उससे कहता है घर वापस चलने के लिए। फिर वो तिनाशा को इंट्रोड्यूस कराता है विच की अप्रेंटिस के तौर पे, जो कि अब उनके साथ उनके कासल के अंदर रहेगी और उसके कर्ज को हटाने में मदद करेगी। लजार फिर ऑस्कर से पूछता है कि क्या वो विच से भी मिला था, तो ऑस्कर हाँ बोलता है। लजार कहता है कि क्या विच ने उसे खाया नहीं, तो ऑस्कर कहता है कि उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आगे वो कहता है कि असल में विच काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद वो बैठा लेता है तिनाशा को अपने हॉर्स के ऊपर और वहाँ से आगे चलना शुरू कर देता है। तिनाशा फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और फायर बॉल बनाती है जिससे रोशनी हो सके। ऑस्कर कहता है तो क्या यही मैजिक है, तो तिनाशा कहती है हाँ, और अगर उसे कुछ भी पकाने में मदद चाहिए हो तो वो उससे कह सकता है। ऑस्कर ये सुन करके कहता है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस उसके पास रहना है, उसके साथ में। लेकिन अगर तिनाशा अपना माइंड चेंज कर ले तो ये एक अलग बात रहेगी। लेकिन तिनाशा रिप्लाई में कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है।